लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम कार्यक्रम के इस 201वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपको क्रांतिकारी अभिवादन। और ये 201वां एपिसोड भारत के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त के मौके पे प्रसारित हो रहा है। 15 अगस्त को भारत को आजादी प्राप्त हुई, लेकिन ये केवल एक सत्ता परिवर्तन ही ना था। इसके पीछे कुछ मूल्य हैं। स्वाधीनता का मूल्य है, आजादी के मूल्य हैं। तो आजादी के मूल्य क्या हैं, इनका महत्व क्या है, और वर्तमान परिदृश्य में आजादी के मूल्यों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं, कौन से संकट हैं, कौन से बाधाएं हैं, और इस आजादी की सुरक्षा के लिए और स्वाधीनता के मूल्यों को और बेहतर ढंग से हासिल करने के लिए, क्योंकि मनुष्य की आजादी की लड़ाई कभी भी समाप्त नहीं होती। स्वाधीनता को हासिल करना एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन उस हासिल स्वतंत्रता को और बेहतर बनाना, और बेहतर बनाना, और बेहतर बनाना भी आवश्यक है। तो इन सारे जीवन मूल्यों, मुद्दों पे बात करने के लिए फिर एक बार हमारे साथ भारत के वरिष्ठ मार्क्सवादी चिंतक, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, संस्कृति कर्मी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड गिरीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम जी। शैली जी, आपको भी लाल सलाम जी और कॉमरेड। आपके लाल सलाम के सारे सहयोगियों को और जी श्रोताओं को मैं लाल सलाम पेश करता हूं। जी 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 और मैं बधाई देना चाहता हूं आपको सबसे पहले कि जी आजादी के इस अवसर पर जी आजादी के विषय में ही बातचीत करने से अच्छी जी बात कोई हो नहीं जी सकती है, और आपने जी इस विषय को निश्चित किया, सुनिश्चित किया, उसके लिए जी आप निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। जी कॉमरेड। हमारा देश आजादी की 79वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। जी 9 अगस्त को, अभी 4-5 दिन पहले 9 अगस्त को हमने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई थी, और जी आज 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस की 89वीं वर्षगांठ मना जी रहे हैं। ये जी भारत के तमाम नागरिकों, जी स्वतंत्रता प्रेमियों और भारत की जनता जनता के लिए एक बहुत ही विशिष्ट पर्व है। यूं तो जी तमाम धार्मिक पर्व होते हैं, लेकिन जी ये एक ऐसा पर्व है जो सबका है। देश के हर धर्म के, हर संस्कृति के मानने वाले लोगों का ये पर्व है। इसलिए जी इसका महत्व अन्य पर्वों से मैं अधिक मानता हूं। जी जहां तक आजादी का सवाल है, ये जी एक ऐसा विषय है। जी वैसे हमारे दर्शन में रोटी, कपड़ा, मकान की महत्ता को जी रेखांकित किया गया है, और जी आज के समय में रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज, पढ़ाई और सामाजिक न्याय, ये जी हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके इर्द गिर्द जी हम समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी लेकिन इतनी ही महत्वपूर्ण हमारी आजादी भी है। जी आजादी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी मनुष्य के समग्र और सर्वांगीण विकास में जहां अन्य कारकों का योगदान है, वहां जी मनुष्य की आजादी का भी जी योगदान इसमें है। और ये आजादी की परिकल्पना, कोई बहुत से दर्शन शास्त्री कहते हैं कि जी ये कंसेप्ट मध्यकाल के बाद आधुनिक काल जब आया तो यूरोप से आया। मैं जी इससे सहमत नहीं हूं। जी आजादी की परिकल्पना तो जी भारतीय पुरातात्विक दर्शनों में, प्राचीन समाज में, जी प्राचीन ग्रंथों में, उसमें जी पहले से मौजूद है। और जी एक संस्कृत की कहावत है, उत्सव प्रिया मानवा, कि जी मनुष्य उत्सव प्रिय होता है। तो जी उत्सव तो आजादी के माहौल में मनाए जाते हैं। इसलिए जी मैं इसको इस तरह भी कहता हूं कि जी स्वतंत्रता प्रिय मानवा, मनुष्य जी जो है आजादी जी प्रिय होता है। और जी जी कम्युनिस्ट पार्टी के एक बड़े लीडर हुए हैं
जी ऐसे डांगे। जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन भी थे एक जमाने में। जी उन्होंने एक जी पुस्तक लिखी है, इंडिया फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। उन्होंने उस पुस्तक में भारत आदिम साम्यवाद से जी स्लेवरी मतलब दासता के युग तक, उसमें जी उन्होंने ये रेखांकित किया है कि जी दासता के युग के आने से पहले जो जी प्राथमिक साम्यवाद था वो जी बिल्कुल खुलापन और आजादी का समाज था। इस जी तरह, और उन्होंने ये जी जो जो परिकल्पना नहीं की बल्कि जो स्थापित जी किया है तथ्य, वो जी भारतीय ग्रंथों, मुख्य तौर पर ऋग्वेद और वैदिक कालीन ग्रंथों की शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने इस जी प्रस्थापना को जी स्थापित किया है। जी इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का जी जो कंसेप्ट है, जो जो सोच है, जो रूप जी है, जो स्वरूप है, वो भारतीय जीवन और भारत के प्राचीन जीवन पद्धति और सामाजिक जीवन से निकला हुआ है। भले ही बाद में ये भारत के दर्शन में कुछ पिछड़ गया हो और पाश्चात्य दर्शनों ने इसे 17वीं और 18वीं शताब्दी में आकर के अपने आधार पर निरूपित किया हो। जी तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जी आजादी मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है? जी जी इसलिए जरूरी है कि जी मनुष्य का आर्थिक विकास, मनुष्य जी का सामाजिक विकास, जी मनुष्य का राजनीतिक विकास, जी ये सब एक आजादी के भीतर ही संभव है। जी परतंत्रता में ये संभव नहीं है। और इस जी बात को भारत से ज्यादा कौन जानता है? जी भारत ने करीब 150 वर्ष, पौने 200 वर्ष अंग्रेजी गुलामी का शिकार रहा भारत देश, और जी हम किस तरह से हर क्षेत्र में पिछड़ते जी चले गए, ये हमने जी बड़े अच्छे से देखा है। इसलिए जी आजादी मनुष्य के वैयक्तिक विकास, मनुष्य के व्यावहारिक विकास, चारित्रिक विकास और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही एक अनिवार्य तत्व है। ये मैं आजादी के बारे में और मनुष्य का आजादी से रिश्ते के बारे में कहना चाहता हूं। और जी ये जी आजादी हमारी जी भारत के स्वाधीनता आंदोलन की देन है। मैं जी वर्तमान आजादी की बात कर रहा हूं, जी जो आज हालांकि बहुत कट छट गई है, जिस पर मैं आगे बात जी करूंगा, काफी जी सीमित हो गई है, उस पर जी मैं आगे बात करूंगा। लेकिन मैं जी यहाँ ये रेखांकित करना चाहता हूं, ये जी आजादी हमें किसी ने दान में नहीं दी। जी अंग्रेजों से पहले मध्यकालीन शासक थे, काफी दिनों तक मुगल शासक रहे। जी उनसे पहले भी कई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए और जी उन्होंने यहाँ की जमीन को विजित किया और जी अपने राज्य स्थापित किए। उससे जी पहले जो हमारे, जिनको आज हम देशीय देशिक राजा कहते हैं, राजा लोग थे, जो सामंत थे, जी राजशाही थी, जी वो उनका जमाना था। इन जी सारे युगों में जब से प्राथमिक साम्यवाद के बाद दासता कालीन युग शुरू हुआ, तब से लेके आज तक जो आजादी है भारत को, वो केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अथक परिश्रम और अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। ये जी हमें किसी ने दान में नहीं दिया है, टोकरी में रख जी करके पेश नहीं की है। और इस आजादी के आंदोलन की कई विशेषताएं हैं। जी उनमें से एक विशेषता है कि हमारी आजादी का आंदोलन भारी बलिदानों का आंदोलन है। जी भारी बलिदानों का। जी अगर हम 1857 से ही अगर बात शुरू करें, तो जी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम जी में जी हमने देश के अनेक योद्धाओं को खोया, जी और जी जिसकी प्रतीक महारानी लक्ष्मीबाई थी। और हमने जी महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को भी अंग्रेजों के हाथों से झेला है। तो एक तो जी आजादी के आंदोलन की ये विशेषता है, जो 15 जी अगस्त 1947 तक लगातार जी बलिदानों का इतिहास रहा है, जिसमें जी भगत सिंह, सुखदेव,
राजगुरु, तमाम हमारे जो शहीद हुए हैं, ऊधम सिंह, जी जी इन सबका बलिदान भी हमारी जी हमारी एक विरासत है जिस पर हम जी गर्व कर सकते हैं। एक विशेषता जी ये है। नहीं दूसरी नहीं, आपने विशेषता ठीक। ये है जी कि जी हमारी जो आजादी के मूल्य है जी वो भी आसमान से नहीं टपके, वो जी इस आजादी के आंदोलन में ही जी निर्धारित हो गए थे। जी क्या कि हमको आजादी के आने के बाद जी आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, जी आर्थिक समानता मिलेगी, जी हमको राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी जी जो कि हमें मिली भी है, जी हमको सामाजिक न्याय मिलेगा, हमको जी बोलने की आजादी मिलेगी, जी हम हमको प्रश्न करने की सरकार से आजादी मिलेगी, जी जी तमाम किस्म की आजादी। हमें एक लोकतांत्रिक समाज मिलेगा, काले गोरे का भेद नहीं होगा, जाति धर्म का भेद नहीं होगा। ये सारी बातें हमें आजादी के आंदोलन में ही प्राप्त हुई है। जी तो जब देश आजाद हुआ तो इसके बाद हमको इन चीजों को आगे बढ़ाने का एक बड़ा मौका मिला, जी बहुत ही शानदार मौका उपलब्ध हुआ। जी और हमको राजनीतिक आजादी मिली, हमको वोट का अधिकार मिला, सबको समान वोट का अधिकार है। स्त्री पुरुष, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, सभी को एक समान वोट का अधिकार मिला, हर एक को एक वोट मिला और उसकी एक कीमत है, उसकी गिनती एक जुड़ जाती है, वोटों की गणना जी जब होती जी है, हमें ये जी अधिकार मिला। लेकिन जी दूसरे जो नैतिक मूल्य जो स्थापित जी हुए थे आजादी के जी आंदोलन में, जो मूल्य जी स्थापित हुए थे, वो जी जैसे कि आर्थिक समानता, जी आर्थिक समानता हमको नहीं मिली जी जिसकी हमें दरकार थी। जी और बड़ी बहुत ही रोचक बात है, जी 26 दिसंबर 1950 में जब भारतीय संविधान राष्ट्र को समर्पित जी किया गया, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके बारे में कहा कि हम एक बड़े उथल पुथल के दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जबकि जी हमें राजनीतिक समानता तो मिली है जी और आर्थिक समानता हमें मिलने नहीं जा रही है। जी लोग अम्बेडकर को, आज के युग में अम्बेडकर जी को, डॉक्टर अम्बेडकर को एक वर्ग है जो सिर्फ जातीय असमानता को समाप्त करने के नेता और हीरो के रूप में देखता है। जी लेकिन मैंने अनेकों लेख लिखे हैं और कई जगह मेरे वक्तव्य भी हुए हैं। मैंने जी ये स्थापित किया है कि जी डॉक्टर अम्बेडकर एक जी आर्थिक समानता के बहुत बड़े पैरोकार थे और जी वो अगर कुछ दिनों और जीवित रहे होते तो उनके जी अगली अगली पुस्तकें अगर आई होती तो साम्यवाद जी और समाजवाद पर आई होती। ये काम जी उन्होंने शुरू कर दिया था, उसके जी अनेक उदाहरण हैं, मैं यहाँ नहीं कहने जा रहा हूं। मैंने जी उनके उस वक्तव्य को कहा जो उन्होंने जी 26 दिसंबर 1950 को ये निरूपित किया कि हमको जी जो हमें राजनीतिक आजादी मिलने तो जा रही है, लेकिन आर्थिक आजादी का प्रश्न अभी बहुत लंबे समय तक हल होने वाला नहीं है। वो जी असमानता का एक लंबा लंबा काल हमें, हमारे देश को और इसके नागरिकों को जो आर्थिक रूप से विपन्न है, उनको झेलना होगा। देखिए ये कितनी बड़ी हमारे जो जी चिंतक हैं उनका कितना जी बड़ा सोच था। भगत सिंह ने भी जी कहा, शहीद आजम जी भगत सिंह ने कहा, अनेकों जगह जी कहा। जी 23 साल की उम्र में जो व्यक्ति शहीद हो गया, उसका जी लेखन सांप्रदायिकता के खिलाफ, जी समाजवाद के पक्ष में। उन्होंने भी कहा आजादी जी आने के बाद अगर काले अंग्रेजों का राज आता है तो ये आजादी अधूरी होगी। हमें एक ऐसी आजादी चाहिए जिसमें किसानों मजदूरों का राज हो और उनके हित में आगे बढ़ने वाली आर्थिक समानता भी हो। ये भगत सिंह ने भी कहा। हर तरह जी के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने कहा, गांधी जी ने भी अपने तरीके से जी इसका जी निरूपण किया है। जी लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हम इस मोर्चे पे वहीं के वहीं कदम ताल कर रहे हैं। जी और आजादी आने के बाद
जो सार्वजनिक क्षेत्र और जो समानता लाने के लिए जो प्रयास किए गए, मुफ्त जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई, रोजगार के अवसर मुहैया करने के लिए चीजें आगे बढ़ाई गई, वो भी 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण का दौर आया तो एक एक करके वो हमसे सब छिनता जा रहा है, जो हमने 1947 से लेके 1991 तक हमने पाया था इस आजादी में, आजादी के आंदोलन की विरासत के परिणाम स्वरूप पाया था। जी जी जी। तो अब 2014 के बाद एक नया युग आया है जो आज तक चल रहा है, जब इस देश के शासन पर आरएसएस बीजेपी का राज है और उन्होंने उस 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को बहुत तीखा कर दिया है। पूरी तरह से वो कारपोरेट का राज है और कारपोरेट घरानों का हित चिंतन के लिए वो किस तरह से आजादी को तहस नहस कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को तहस नहस कर रहे हैं, ये हम आप आज खुले आंखों से देख रहे हैं। किस तरह से हमारे संविधान को सीमित किया जा रहा है, उसके किस तरह से हमारी चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित किया जा रहा है, उसे कारपोरेट्स के जो पोषक राजनीतिक समूह है, खासतौर से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी है, उसके पक्ष में चुनाव प्रक्रिया को बनाया जा रहा है। अभी तक तो केवल ईवीएम की बात थी, लेकिन अब तो चुनाव आयोग की निरपेक्षता पर सीधे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से उसने बिहार में एसआईआर को कराया है, अनेक प्रश्न खड़े हो गए। आने वाले दिनों में बंगाल में कराएंगे, फिर पूरे देश में कराएंगे, और इस सब का एक ही अर्थ है कि किसी तरह जैसे महाराष्ट्र में बेईमानी करके और अपना राज्य स्थापित कर लिया, उसी तरह बिहार में करना चाहते हैं, फिर बंगाल में और पूरे देश में करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये भी समझ गए हैं कि जो 2014 में उन्होंने सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति के बल पर जो माहौल बना के खड़ा किया था, वो देश की बड़ी जनता को भ्रमित करके अपने पक्ष में कर लिया था, वो आज वक्त नहीं है। ये बात पिछले लोकसभा चुनाव से सिद्ध हो गई है, जब भारतीय जनता पार्टी 400 के पार का नारा दे रही थी और जनता ने उसे 240 सीटों पर, लोकसभा की 240 सीटों पर समेट दिया। तब से वो बहुत सावधान हो गए और हर हथकंडा जो उनके चुनाव जिताने के लिए हो सकता है उसको वो कर रहे हैं। इसके लोकतंत्र को सीमित करने की कोशिश हो रही है। किस तरह से जो लोकतांत्रिक संस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, मैंने चुनाव आयोग की बात की, राज्यपाल नामक संस्था से बिल्कुल उसका राजनीतिकरण कर दिया है। केंद्र जो चाहता है, जहां विपक्ष के द्वारा शासित राज्य है, वहां राज्यपाल नामक संस्था को सीमित किया जा रहा है, उससे मनमाने काम लिए जा रहे हैं, वहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डाली जा रही है, विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानूनों को रोका जा रहा है। इसी तरह संसद और विधानसभाओं की ताकत को सीमित किया जा रहा है। राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध स्पीकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लोकसभा में और विधानसभा जहां उनका शासन है वहां बिठा रही है, और जनादेश को खंडित करके, खरीद फरोख्त करके, तोड़ फोड़ करके, पार्टियों को तोड़ करके किस तरह से सरकारें बनाई जा रही है। तो ये हमारी ये जो समानता है, जो लोकतंत्र है, उसको भी बाधित किया जा रहा है। और जो सांप्रदायिकता है उसको फैला करके, लोगों को बांट करके, लोगों को धार्मिक प्रतीकों पर लामबंद करके, भड़काने वाले प्रतीकों पर लामबंद करके, और आजादी को सीमित किया जा रहा है, लोकतंत्र को सीमित किया जा रहा है, और एक हिंदुत्व फासिस्टवादी राज्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों हमने सीए देखा, एसएससीसी देखा, गोरक्षा के नाम पर किस तरह से हत्याएं हुई हमने देखा। अभी एक केस छूट गया तो कहा गया कि भगवा आतंकवाद नहीं है, लेकिन बुलंदशहर जनपद में किस तरह से
गौ रक्षा के नाम पर दंगा फैलाया गया और एक इंस्पेक्टर की हत्या की गई और उनको कोर्ट ने सजा दी है, आजीवन कारावास दिया है हत्यारों को। तो इस भगवा आतंकवाद की चर्चा न मीडिया कर रहा है और न सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तो करेगी क्यों। केवल ढिंढोरा इस बात पर किया जा रहा है कि वो जो बंबई में ब्लास्ट हुआ था उसके जो लोग छूट गए हैं, उससे पहले दूसरे लोग छूटे, उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। तो ये आजादी को बाधित करके, लोकतंत्र को बाधित करके, संविधान को तहस नहस करके ये परतंत्रता और जिसे हम फांसीवाद कहते हैं उसकी ओर बढ़ते हुए कदम है। ये कदम सामाजिक न्याय को बाधित कर रहे हैं। ये कदम हमारे आर्थिक समानता के उद्देश्य और उसके संघर्ष को बाधित कर रहे हैं और असमानता को पैदा कर रहे हैं। आज इतनी गहरी असमानता पैदा हो गई है कि अभी ऑक्सफैम और तमाम संस्थाओं की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि दावे तो हमारी सरकार विश्व गुरु बनने का कर रही है, लेकिन जिस तरह आर्थिक असमानता बढ़ रही है वो उन विश्व गुरु बनने के दावों को तार तार कर रही है। अभी रिपोर्ट आई है कि 10% लोगों पर, देश के केवल 10% लोगों पर 50% संपत्ति है देश की। यानी 100 में से 10 के पास तो पूरे देश की संपत्ति इसका आधा हिस्सा है और जो देश के 50% लोग हैं यानी करीब 70 करोड़ लोग हैं वो मात्र 13% संपत्तियों में गुजारा कर रहे हैं। कितनी बड़ी असमानता की खाई है जो पैदा हो रही है। और ये इस बात का सीधा सबूत है कि 80 करोड़ लोगों को यही सरकार जो दावे करती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, रिकॉर्ड में दे रही है। तो अगर ये राशन दे रही, हालांकि वो ये दया नहीं कर रही, वामपंथी दलों ने और खासतौर से कम्युनिस्ट पार्टी ने, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था तो हमारा आंदोलन चल रहा था खाद्य सुरक्षा के लिए, देशव्यापी आंदोलन, और हमने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनवाया था। उस अधिनियम को अगर सही मायने में लागू किया जाए तो बहुत कुछ राहतें मिले, लेकिन वो मात्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ने उसे 5 किलो राशन तक सीमित कर दिया है और उस जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो इस तरह से ये हमारी असमानता की खाई जो चौड़ी हो रही है, ये भी हमारी आजादी को, जो आदमी हैव नॉट्स है, जिसको हर वक्त खाने और रहने और पीने की चिंता सताई रहती है, क्या वो आजादी का उपभोग कर सकता है? नहीं कर सकता। वो तो नून तेल लकड़ी की ही लड़ाई में 24 घंटे बिता रहा है। घर में अगर एक बीमार हो गया तो उसका दवा का व्यवस्था करने, भोजन की व्यवस्था करने, कपड़ों की व्यवस्था करने, और शिक्षा की बात तो बहुत दूर हो गई। शिक्षा को तो धीरे धीरे बिल्कुल नमक तेल और जीरे की दुकान बना दिया है। आज लॉ, जिसको कानून की डिग्री एक तरह से लोग मुफ्त जैसे प्राप्त कर देते थे, आज प्राइवेटाइजेशन के जरिए 3-4 लाख प्रति वर्ष का पैकेज देकर के पढ़ाई हो रही है। मैं एमए पीएचडी इसलिए कर सका क्योंकि प्राइमरी स्कूल की फीस 10 नए पैसे थी और वो 10 नए पैसे भी जुटाना हमारे किसान माता पिता को कितना भारी पड़ जाता था, ये मैं बचपन से जानता हूं। अगर वो आज की तरह फीस होती तो मैं आपके सामने इस वार्ता में नहीं बैठा होता। जो शिक्षा मैंने प्राप्त की मैं नहीं प्राप्त कर सकता। तो इस तरह से उस शिक्षा का भी बिल्कुल बाजारीकरण कर दिया, स्वास्थ्य सेवाओं का तो कर ही दिया, शिक्षा का भी कर दिया। और अब नया फिनोमिना ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसी की बुनियाद को खोखला किया जा रहा है।
हमारे जी उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, जो जी प्राइमरी स्कूल है उनको बंद कर दिया। जी 30,000 जी प्राइमरी स्कूल इसी जुलाई महीने में, जब सत्र शिक्षा का शुरू होता है, उत्तर जी प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए। और जी देखिए कैसी तिकड़म से वो शिक्षा की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। जब जी वो मदरसों को बंद कर रहे थे तो जी हमारे समाज का बहुसंख्यक वर्ग तालियां बजा रहा था कि देखो योगी जी मुसलमानों के मदरसों को बंद कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। उनको क्या पता था बेचारों को कि एक 1 by 1 सबका नंबर आएगा, और आज बहुसंख्यक वर्ग का भी नंबर आया। हालांकि प्राइमरी स्कूलों में सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें बहुतायत तो बहुसंख्यक वर्ग से जुड़े छात्रों की होती है। आज उनको बंद किया जा रहा है। निजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह खुलते जा रहे हैं। उनकी फीस हाई है, उनकी वर्दी हाई बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है। उनकी किताबें इतनी कीमती हैं। और जिस स्कूल का, अपने प्राइमरी स्कूल का रास्ता 3 किलोमीटर का हम पैदल चल के पार कर लेते थे, बात करते हुए, गप लड़ाते हुए, एक दूसरे से मैत्री मजबूत करते हुए कर लेते थे, आज वो बंद हो गया। आज सारे छात्र 3 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में जाते हैं और उसकी उन्हें एक महंगी फीस उनके अभिभावकों को देनी पड़ती है। तो शिक्षा जब खत्म हो जाएगी तो जी फिर आजादी का क्या क्या महत्व रह जाएगा। सही कहा। तो आजादी, जिस तरह से संविधान पर हमला हो रहा है, जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया पर हो रहा है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है, ये सब हमारे लिए बहुत ही उल्लेखनीय बातें हैं। और 15 अगस्त के दिन हमको इन बातों पर बहुत संजीदगी से, आजादी के दिन इन बातों पर संजीदगी से चर्चा करने की जरूरत है। कैसे हम इस सब से बच सकते हैं, जी कैसे हम इस सब से बच सकते हैं? तो हमको जी सबसे पहले ये रेखांकित करना पड़ेगा कि आजादी के आंदोलन में वो कौन से मूल्य थे तो हमने स्थापित किए थे, जो जी सपने हमने देखे थे। मैंने जी कहा पीछे कि हमने जी जो राजनीतिक आजादी का सपना देखा था, जी आज वो भी सीमित हो रहा है। जी आर्थिक आजादी का सपना देखा था, आज किसानों की हालत क्या होती जा रही है। जी उनके ऊपर वज्रपात करने के लिए 3 कृषि कानून लागू किए गए। हमने संघर्ष करके, किसानों ने भी संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, वामपंथी और लाल सलाम का नारा लगाने वाले लोगों ने भी संघर्ष किया, और 3 काले कृषि कानूनों को हमने रद्दी की टोकरी में डालने का प्रयास किया और डाला गया। लेकिन ये कानून चला गया है। सरकार अपने हथकंडों से आज भी किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। खाद के दाम कहाँ चले गए? डीजल पहले ही कितना महंगा है, और जो जो कीटनाशक हैं वो महंगे हैं। और आज सरकार कहती है कि हर चीज पर उसकी कीमत, मिनिमम प्राइस दर्ज करना जरूरी है। सरकार का बस चले तो जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लौकी, तोरई, टिंडा और भिंडी, उस पर भी क्योंकि वो किसान पैदा करता है, उस पर भी न्यूनतम मूल्य दर्ज करा दे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कृषि के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, आज आज बैलों से खेती नहीं होती है, आज खेती ट्रैक्टर से होती है। आज हमारे देश में दर्जनों कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर बना रही हैं, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि वो अपने ट्रैक्टर की न्यूनतम कीमत निर्धारित करें, उस पर प्रिंट करें या घोषित करें। जब आप उनकी दुकान पर जाएंगे, एजेंसी पर जाएंगे, तो जो अपना अंधाधुंध मुनाफा डीलर का के समझ में आएगा, उसे बता करके वो एक टाइप्ड प्रिंटेड लिस्ट रखता है, और किसान उससे चीट होते हैं। वो सौदेबाजी भी नहीं जानते, वो जाते हैं। और इसमें बैंकों की भी साठगांठ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, बैंकें भी उसी, जो डीलर जो प्रपोजल बना के देता है, उसी के आधार पर लोन सैंक्शन करती हैं, और उसका जो भी 25% या 30%
डिपॉजिट कराती है वो उसी कीमत के आधार पर कराती है। ये खरबों रुपए का घपला चल रहा है किसानों के साथ। तो इस संघर्ष को हमें लड़ना होगा। जब तक किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक इस देश की आजादी का क्या मतलब है। और जब तक मजदूर खुशहाल नहीं होंगे, तो मैं बता चुका हूं, अभी मैंने कहा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको सीमित किया जा रहा है, जो ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं वो आ रहे हैं, मजदूरों को कम किया जा रहा है, मजदूरों के प्रतिरोध की क्षमता को खत्म करने के लिए सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया और 4 लेबर कोड बना दिए गए। और इन सारे सवालों पर अभी 9 जुलाई को भारत के मेहनत कशों ने और किसानों ने बड़ी हड़ताल की और इस सरकार को चेताने की कोशिश की कि भाई आप सुधरिए, नहीं तो आपको इसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वंचितों के अधिकार कटते चले जा रहे हैं, जो छात्र हैं उनके अधिकार सीमित हो रहे हैं, नौजवानों के अधिकार, रोजगार ही नहीं है तो अधिकार क्या, रोजगार विहीन। एक संस्कृत की कहावत है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात मनुष्य पुक्ष विसार विहीन है। जिस पर रोजगारहीन है उसका तो कोई पुरुषाहाल है ही नहीं। तो नौजवानों के जो हक है वो भी सीमित किए गए हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं इस सब के खिलाफ ये जो आज हो रहा है, आर्थिक आजादी के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता को बचाने के लिए, आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए, संविधान को जो सीमित किया जा रहा है उसको सीमित करने से बचाने के लिए, हिंदुत्व के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक समुदाय को बरगलाकर जो विभाजन पैदा किया जा रहा है और जो लोकतंत्र और संवैधानिक जो मूल्य है उनको नष्ट करके और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करके जो फांसीवाद की ओर बढ़ा जा रहा है, इन सब के विरुद्ध हमें आज संघर्ष करना पड़ेगा। यही आजादी के अवसर पर हमारी सबकी, नागरिकों की, सारे देश के वासियों की, आजादी प्रिय लोगों की शपथ हो सकती है, ये मुझे कहना है। और फिर आपके प्रश्न भी आके हुआ करते हैं। जी मैं वो अब अपने पास चूंकि 4-5 मिनट का समय बचा है तो मैं आपसे 2-3 मुद्दों पे राय और आपकी चाहता हूं। देखिए कि स्वाधीनता का मूल्य कभी भी एकांकी नहीं होता, इसको व्यापक परिदृश्य में और विश्व दृष्टि के रूप में देखना चाहिए। हम अगर भारत में स्वाधीनता के मूल्य के लिए संवेदनशील हैं तो सारी दुनिया के कोने कोने में वो तमाम लोग जो अपनी आजादी को हासिल करने के लिए, आजादी की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमको उनके प्रति एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। खासतौर पर इस समय फिलिस्तीन की जनता अपनी आजादी की रक्षा के लिए जिस तरह संघर्ष कर रही है, हमको भारत के स्वाधीनता दिवस के मौके पे फिलिस्तीन की जनता के साथ, उसकी स्वाधीनता के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, ये पक्ष मुझसे अछूता रह गया था और मैं निश्चय ही इस राय का हूं, बल्कि हम विभिन्न मंचों से इस प्रश्न को उठा भी रहे हैं कि जो फिलिस्तीन की आजादी का संघर्ष है इसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, पूरे देश को खड़ा होना चाहिए। जैसी हमारी आजादी है तैसे ही दूसरे देशों की जनता की भी आजादी है। उस पर हमारी बिल्कुल मजबूत राय है कि हमें फिलिस्तीन की आजादी के लिए क्यूबा की जनता की आजादी का भी सवाल है जो आज अमेरिकी की दबाव में है। और हम ये इस अवसर पर ये जरूर मेंशन करना चाहेंगे कि यूं तो अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है और दूसरे देशों की आर्थिक और राजनीतिक आजादी को विनष्ट करने की, सीमित करने की हमेशा कोशिश करता रहा है। लीबिया, इराक, ईरान, ये सारे उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। उससे पहले वियतनाम को जिस तरह से उन्होंने कब्जाया था वो भी। लेकिन आज नाटो के माध्यम से एक तरफ वो जो गैर नाटो देश हैं उनकी आजादी को सीमित करना चाहता है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बनाना चाहता है, और दूसरे जो ट्रंप के सत्ता में आने के बाद जिस तरह की अमेरिकी सनक है वो आज दिखाई दे रही है कि हर
येन केन प्रकारेण वो तीसरी दुनिया के देशों को, खास तौर से भारत, चीन और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को खास तौर से वो आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, और इसलिए वो तरह तरह से बहाने लगाकर आर्थिक सैंक्शन लगा रहा है। भारत पर उसने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, और रूस से कच्चा तेल जो खरीदना हमारा अधिकार है उसको खरीदने से रोकने के लिए 25% और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। मुझे यहाँ 1 सेकंड में ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीन ने, जिस तरह से ब्राजील ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया, उस तरह से भारत सरकार को भी अमेरिका को दो टूक जवाब देना चाहिए था। भारत की प्रतिक्रिया क्लियर कट नहीं है, बहुत लिजी है, मिक्स्ड किस्म की है। भारत को भी चाहिए कि इस पर अमेरिका को दो टूक जवाब दें कि हम अपना माल कहां से खरीदेंगे, अपनी आजादी, आर्थिक आजादी और किस तरह से हमारा व्यापार चलेगा, उसके लिए हम खुद सक्षम है। हम किसी की परतंत्रता को स्वीकार नहीं करेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत हुई कॉमरेड, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई, और ये बातचीत निश्चित रूप से आजादी की चेतना को और अधिक विकसित और व्यापक करने में इस बातचीत की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो पाएगी, ये हमको विश्वास है। और ये बातचीत भी निश्चित रूप से कार्यशाला का रूप ही हमको कहना चाहिए। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया, और भारत के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त के मौके पे आपको और सभी सुनने वालों को बहुत बहुत बधाई। क्रांतिकारी सैल्यूट करते हैं हम सब लोग, इस विश्वास और संकल्प के साथ कि हम आजादी की रक्षा के लिए और अधिक संवेदनशील होंगे, स्वाधीनता की चेतना हमारी और ज्यादा विकसित हो पाएगी, और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम। कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, आपको लाल सलाम। आपको भी लाल लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम। सभी को लाल सलाम। जी सर।